नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रशिया यूक्रेन घमासान, पुतिन की जेलेंस्की को चेतावनी, सिर्फ इस शर्त पर ही रुक सकता है युद्ध। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यह सैन्य संघर्ष जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं सिर्फ तभी रुकेगा जब कीव हथियार डाल देगा और क्रेमलिन की सभी मांगों को मान लेगा। पुतिन ने यह बात तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान कही। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यूक्रेन को शांति वार्ता के तीसरे दौर के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन की इस टिप्पणी को क्रेमलिन रीड आउट में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन की आज पोप फ्रांसिस ने भी निंदा की। उन्होंने इसे आंसुओं और खून की नदियों वाला ऑपरेशन बताया, जो कि एक योजना के अनुसार चल रहा था और इसे शेड्यूल किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अपनी कमाई बढ़ाने में जुट गई है सरकार। जीएसटी के 5% स्लैब को खत्म करने का है प्लान। महंगाई होगी और भी ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। जीएसटी काउंसिल अगली बैठक में सबसे निचली टैक्स दर को 5% से बढ़ाकर 8% करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा रेवेन्यू बढ़ाने और क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता खत्म करने के लिए जीएसटी प्रणाली में छूट वाले उत्पादों की सूची में भी फेरबदल किया जा सकता है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति जीएसटी परिषद को इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसमें सबसे निचले जीएसटी स्लैब को बढ़ाने और स्लैब को तर्कसंगत बनाने जैसे कई कदमों के सुझाव दिए जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी जीएसटी में 4 स्लैब हैं, जिसमें टैक्स की दर 5%, 12%, 18% और 28% है। आवश्यक वस्तुओं को या तो इस टैक्स से छूट प्राप्त है या फिर उन्हें सबसे निचले स्लैब में रखा जाता है, जबकि लग्जरी वस्तुओं को सबसे ऊपरी कर स्लैब में रखा जाता है। खबरों की माने तो मंत्री समूह टैक्स की दर 5% से बढ़ाकर 8% करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन में स्टूडेंट के बीच फैला ओमिक्रॉन, किंगडाओ में सर्वाधिक नए मामले दर्ज। जी हां दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। अब भारत समेत कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों के मामले में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन इसी बीच चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस में बड़ा इजाफा देखा गया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के किंगडाओ शहर में ओमिक्रॉन के 88 नए मामले दर्ज किए गए। कहा जा रहा है कि यह चीन में इस साल के संक्रमण के एक दिन के सबसे अधिक मामले हैं। दोस्तों, शनिवार को चीन में कोरोना संक्रमण के 329 नए केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 175 मामले स्थानीय तौर पर फैले हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन के अनुसार इससे पहले शुक्रवार को 102 स्थानीय तौर पर फैले कोरोना संक्रमण के केस सामने आए थे। किंगडाओ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी है कि किंगडाओ के लेक्सी काउंटी में जो भी नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, उनमें से अधिकतर स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच में हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महंगाई की मार, 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। झरडा ने तैयार किया है ड्राफ्ट। जी हां दोस्तों, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है। भारतीय बीमा और नियामक और विकास प्राधिकरण इराडा ने मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरों को बढ़ाने को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 1 अप्रैल 2022 से नई दरें लागू हो जाएंगी। इससे दोस्तों, 1000 सीसी वाली निजी कारों पर 2072 रुपए की तुलना में 2094 रुपए वसूल किए जाएंगे। इसी तरीके से अन्य इंजन स्लैब वाले वाहनों में इजाफा किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन से की जंग रोकने की अपील। रूस ने सामने रख दी बड़ी शर्त। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग का अंजाम क्या होगा, इसके बारे में सोचकर पूरी दुनिया डरी हुई है। इसी बीच युद्ध के 11वें दिन टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने रविवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। टर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति से बातचीत में एर्दोगन ने तत्काल सीज फायर की अपील की। करीब 1 घंटे तक चली फोन कॉल में एर्दोगन ने कहा
कि यूक्रेन में पनपे मानवीय संकट को देखते हुए रूस को युद्ध को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। एर्दोआन ने अपील की कि इस संघर्ष का समाधान करने के लिए युद्ध के बजाय राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। दोस्तों, तुर्की राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध से प्रभावित लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई बंद करने के लिए पीस एग्रीमेंट भी होना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस बातचीत में पुतिन ने अपनी शर्तें भी बताई है। दोस्तों, पुतिन ने सीज फायर के लिए उन्हें कुछ शर्तें बताई। पुतिन ने कहा कि जब तक यूक्रेन इन शर्तों को मान नहीं लेता तब तक जंग नहीं रुकेगी। इनमें यूक्रेन को वैश्विक मामलों से तटस्थ रहने और असैन्यकरण करने की बात शामिल है। पुतिन ने साफ कहा कि अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले रूस रुकने वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूसी अफसर ने किया दावा, परमाणु हथियार पहुंचाने वाला मिसाइल सिस्टम बना रहा था यूक्रेन। जी हां दोस्तों, पिछले 11 दिनों से जारी युद्ध के बीच एक रूसी अफसर ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक परमाणु विस्फोटक उपकरण के निर्माण के साथ साथ यूक्रेन परमाणु हथियारों की आपूर्ति के संबंधित संसाधनों में सक्रिय रूप से बनाने में लगा हुआ था। अफसर ने रूसी मीडिया से कहा, देश में मौजूदा आधुनिकीकरण और नई मिसाइलें बनाने का काम चल रहा था, जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार पहुंचाने के साधन के रूप में किया जा सकता है। आरटी न्यूज के हवाले से उन्होंने जोर देकर कहा कि एक ही समय में कीव अपने अन्य देशों के साथ संयुक्त परियोजनाओं पर काम कर रहा था। दिसंबर 2013 में यूक्रेन और तुर्की मिसाइल क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सहमत हुए थे। अधिकारी ने कहा, इसमें मुख्य भूमिका यूक्रेनी रॉकेट और अंतरिक्ष उद्यमियों यूजमाशवार्ड और यूजनोय डिजाइन ब्यूरो द्वारा निभाई गई थी, जिन्होंने पहले सोवियत परमाणु मिसाइल शस्त्रागार के निर्माण में भाग लिया था। इस तरह के सहयोग का मुख्य लक्ष्य एक मोबाइल कॉम्प्लेक्स का निर्माण है, जो एक ठोस बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होगा, जिसकी रेंज 1500 किमी तक होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत, भारत माहौली टेस्ट में पारी और 222 रन से जीता। जडेजा ने मैच में लिए 9 विकेट। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत भारत ने माहौली में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को पारी और 222 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दोस्तों, फॉलो ऑन खेलने को मजबूर हुई श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 178 रन पर ढेर हो गई। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 574 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 174 रन पर सिमट गई थी। जडेजा ने इस टेस्ट मैच में 175 रन की नाबाद पारी खेलने के अलावा श्रीलंका की पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट भी लिए। रविचंद्र अश्विन ने टेस्ट में 7 विकेट लिए। वे अब कपिल देव को पीछे छोड़कर भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अभियान का आखिरी चरण जारी, ऑपरेशन गंगा। आज 11 फ्लाइट से 2135 भारतीय लौटे। सोमवार को 8 उड़ानों से 1500 नागरिक और लौटेंगे। जी हां दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध का 11वां दिन खत्म हो गया। हंगरी स्थित भारतीय दूतावास ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि आज से ऑपरेशन गंगा का आखिरी चरण शुरू हो रहा है। ऐसे में वहां फंसे लोग आज स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 से 12 बजे के बीच बुडापेस्ट के हंगारिया सिटी सेंटर पहुंचे। ऑपरेशन गंगा के तहत रविवार को 11 फ्लाइट से 2135 भारतीय वतन लौटे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 15,900 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं। दोस्तों, ऑपरेशन गंगा 22 फरवरी को शुरू हुआ था। मिनिस्ट्री के मुताबिक सोमवार को कुल 8 स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी। इनमें से 5 बुडापेस्ट से ऑपरेट होंगी। कुल मिलाकर 1500 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान FATF अपडेट, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से फिर चुका पाकिस्तान। FATF ने लिया ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF से एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। FATF ने शुक्रवार को पाकिस्तान में ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नामित आतंकी समूहों के नेताओं और कमांडरों के खिलाफ और ज्यादा जांच और मुकदमा चलाने के लिए कहा है। दोस्तों, खास बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को आर्थिक मदद पर नियंत्रण लगाने में नाकाम रहने के चलते पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, FATF ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान ने सौंपे गए 27 में से 26 कामों को पूरा कर लिया था। संगठन की तरफ से जारी बयान के अनुसार FATF पाकिस्तान को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है कि वह जितना जल्दी हो सके एक बचे हुए काम में यह दिखाते हुए प्रगति करे कि जांच और अभियोजन संयुक्त राष्ट्र नामित
आतंकी समूह के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को निशाना बना रही है। भाषा की रिपोर्ट में द डॉन के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान अब जनवरी 2023 के अंत तक धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण से निपटने से जुड़ी 2021 की कार्य योजना को पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दोस्तों, आगे बताया गया है कि अक्टूबर 2021 में FATF ने अपनी 27 सूत्री कार्य योजना के 26 बिंदुओं पर पाकिस्तान की प्रगति करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी समूह के शीर्ष केंद्र के खिलाफ आतंकी फंडिंग की जांच और अभियोजन को लेकर उसने इस्लामाबाद को अपनी ग्रे सूची में बरकरार रखने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, माहौली में रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास। एक ही मैच में 5 विकेट और 150 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बने। पहली पारी में गरजा था बल्ला। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में माहौली में खेले जा रहे टेस्ट के तीसरे दिन रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। इससे पहले उन्होंने 175 रन की पारी भी खेली। दोस्तों, पहले टेस्ट के तीसरे दिन 5 विकेट लेने के बाद एक पारी में शतक लगाने और 5 विकेट लेने वाले क्लब में वे शामिल हो गए हैं। उन्होंने 13 ओवर में 41 रन देकर 5 विकेट लिए। जडेजा ने नाबाद 175 रन की पारी भी खेली। ऐसा करने वाले वह चौथे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 4 ओवर मेडिन भी फेंके। दोस्तों, अश्विन 3 बार यह कारनामा कर चुके हैं। अश्विन ने 2011 और 2016 में वेस्टइंडीज व 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था। वहीं मीनू मार्कंड ने 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार यह कमाल किया था, जबकि पोली उमिगर ने 1962 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट में शतक बनाने के अलावा 5 विकेट भी हासिल किए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का दावा, AIMIM प्रत्याशी गुड्डू जमाली पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया था हमला। जी हां दोस्तों, जाने इस बड़ी खबर को, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। दोस्तों जान लेते हैं क्या है असदुद्दीन ओवैसी का दावा। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। ट्विटर पर जानकारी देते हुए ओवैसी ने कहा कि आजमगढ़ शहर में उनके प्रत्याशी गुड्डू जमाली पर सपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार की रात करीब 1:30 बजे आजमगढ़ के मोहल्ला कोट चौराहे पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पर हमला किया। यह हमलावर नशे की हालत में थे। हमले में शाह आलम के 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि शाह आलम पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बौखलाहट की शिकार हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वे गोलियों और लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ पुलिस से इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए इन पर एक्शन होना जरूरी है। इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर, श्रीनगर में आतंकवादियों ने ग्रेनेड से किया अटैक, एक शख्स की मौत, पुलिसकर्मी समेत 24 लोग हो गए घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अमीरा कदम के हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में रविवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक पुलिसकर्मी समेत 24 लोग घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि शाम 4:20 पर आतंकवादियों ने हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों पर एक ग्रेनेड से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक घायलों को श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, अधिकारियों ने कहा है कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और दोषियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना में एक पुलिसकर्मी समेत 24 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को महाराजा हरि सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सचिन तेंदुलकर ने की रविंद्र जडेजा की तारीफ, बोले सब कुछ सोने में बदल रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने माहौली में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में धमाकेदार प्रदर्शन किया। इस मुकाबले में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर शानदार उपलब्धि हासिल की। जडेजा के यादगार प्रदर्शन को देखते हुए भारत के महानतम बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर ने जमकर तारीफ की है। दोस्तों, माहौली टेस्ट में टीम इंडिया ने श्रीलंका को पारी और 200
122 रनों से हराया था। इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन किया। भारत की पहली पारी में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 175 रन बनाए। अपनी पहली पारी में 17 चौके और 3 छक्के भी उन्होंने लगाए। वह छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। वह भारत की पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। इसके अलावा उन्होंने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट भी चटकाए। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर लिखा कि रविंद्र जडेजा सब कुछ सोने में बदल रहे हैं, शानदार प्रदर्शन। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज दोबारा महंगी हो गई चांदी, सोने में भी आया जबरदस्त उछाल। जी हां दोस्तों, MCX पर सोना वायदा 0.48% यानी कि 251 रुपए की तेजी के साथ 52,021 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों चांदी वायदा की बात की जाए तो यह 0.45% ऊपर जाकर 306 रुपए यानी कि 68,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार हाजिर बाजार में सोने का उच्चतम भाव 51,638 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी का उच्चतम भाव 68,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में उछाल यूक्रेन और रशिया गतिरोध की वजह से लगातार जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज से 16 मार्च तक बंद रहेगी इंटरनेट सर्विस। क्या है इस फैसले की वजह है? जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस कल यानी कि 7 मार्च से लेकर 16 मार्च तक बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने कुछ ब्लॉक में इंटरनेट बंदी का फैसला किया है। इन इलाकों में गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट बंदी को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 7 जनपद में 7 मार्च से 16 मार्च तक इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी। आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, वीरभूमि और दार्जिलिंग जिलों के कुछ इलाकों में 7 से 9 मार्च, 11 और 12 मार्च और 14 से 16 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 3:15 तक मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा, जिससे गैरकानूनी गतिविधियों को रोका जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2022 का शेड्यूल हुआ जारी। चेन्नई और कोलकाता के बीच 26 मार्च को वानखेड़े में खेला जाएगा पहला मैच। फाइनल मुकाबला होगा 29 मई को। जी हां दोस्तों, IPL 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी सिर्फ लीग मैचों के वेन्यू और तारीख सामने आए हैं। दोस्तों प्लेऑफ और फाइनल की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। IPL फाइनल मैच 29 मई को खेला जाना है। दोस्तों लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट्र में खेले जाएंगे। 55 मैच मुंबई और 15 मैच पुणे में होंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में 20 जबकि बैब्रॉन स्टेडियम में 15 मैच खेले जाएंगे। बचे हुए 15 मुकाबले पुणे के MCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होंगे। IPL की 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस टीमें 28 मार्च से अपने अभियान का आगाज करेंगी। इस दिन इन दोनों टीमों के बीच वानखेड़े में ही मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार चौथी जीत। पूजा शस्त्रकार रही प्लेयर ऑफ द मैच। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के पहले मैच में 107 रन से हरा दिया है। पाक के सामने 245 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 43 ओवर में 137 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। उनकी ओर से सिद्रा अमीन 30 टॉप स्कोरर रही। भारत की ओर से राजेश्वरी गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। इससे पहले दोस्तों टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 244 रन बनाए। टीम के लिए स्नेहा राणा और पूजा शस्त्रकार ने कमाल की पारी खेली। पूजा ने 59 बॉल में 67 रन बनाए, वहीं स्नेहा ने बल्ले से 53 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने भी 52 रन का योगदान दिया। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार चौथी जीत है। इससे पहले टीम पाकिस्तान को 2009, 13 और 17 में खेले गए वर्ल्ड कप के मैचों में हरा चुकी है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ ओवरऑल भारत की ये लगातार 11वीं जीत रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
फिर से उड़ान भरने की तैयारियों में जुटी जेट एयरवेज, संजीव कपूर को नियुक्त किया सीईओ। जी हां दोस्तों, ग्राउंडेड करियर जेट एयरवेज ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। एयरलाइन कंपनी ने संजीव कपूर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्ति किया है। हाल ही में कंपनी ने श्रीलंका की एयरलाइन के पूर्व सीईओ विपुल गुणातिलके को मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। दोस्तों, मौजूदा समय में संजीव कपूर ओबेरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट के अध्यक्ष हैं और वे बजट वाहक स्पाइस जेट और गो एयर के साथ साथ विस्तारा के साथ भी जुड़े थे। जेट एयरवेज को कर्ज बोझ बढ़ने से अपना परिचालन बंद करना पड़ा था। संजीव कपूर एक अनुभवी विमानन पेशेवर हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में जालान कलरॉक के लीड पार्टनर मुरारी लाल जालान ने कहा कि मैं हमेशा ह्यूमन कैपिटल में निवेश करने में विश्वास करता हूं और संजीव को सीईओ और विपुला को सीएफओ के रूप में रखने से मुझे यकीन है कि जेट एयरवेज अपनी खोई हुई महिमा को दोबारा प्राप्त करेगी और सभी की अपेक्षाओं को पार करेगी। यानी कि दोस्तों, जल्द ही एक सस्ती एयरलाइन कंपनी भारत में वापस से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अशोक स्तंभ के साइन में कितने शेरों की प्रतिमाएं बनी होती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसकी संख्या लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।